जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है और है ना कब हमें वरी करना चाहिए कि ये नॉर्मलाइज नहीं। शुरू में बिगनिंग में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो थोड़ी इरेगुलर होती है, तो उससे परेशान नहीं होती। कॉमनली देखा जा रहा है कि लोगों को पीएमएस और पीसीओडीज की प्रॉब्लम हो रही है। मेंसेस के पहले कई औरतों को, कई लड़कियों को एक ब्लोटिंग ऑफ द एब्डोमेन, जैसे कि है ना अगर जो मदर्स होती हैं अर्ली मदर्स, तो उनको अगर ऐसा लगे कि है ना हमारे बच्चों में पीसीओडीज की प्रॉब्लम ना हो, तो उनको पहले एक्सरसाइज इज अ मस्ट, फ्रेश एयर एंड एक्सरसाइज, जंक फूड अवॉइड करें। कैसे हम जाने कि पीसीओडीज कैसे हो रहा है और कब हो रहा तो है, बिल्कुल आपने कैसे बहुत हमें बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कोई बच्चा है, लड़की है या औरत, हम अपने हार्मोन्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए देखिए ये आपको डाइट और स्ट्रेस अफेक्ट अवॉइड। ये जानना चाहूंगी कि मेनोपॉज क्या होता है और कैसे शुरू होता है। मेनोपॉज एक उम्र का नाम है जबकि औरत इसमें हमारी ओवरी से एग रिलीज होना ही बंद हो जाते हैं। नहीं, ओवरीज आपके ना काम करना बंद कर देती हैं, और जो ओवरी को स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं। जो गर्ल्स होती हैं, वुमेन्स होती हैं, उनको है ना ड्रिंक अल्कोहल बहुत लेती हैं और है ना सिगरेट स्मोक करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो इसका इफेक्ट हमारी ओवरीज ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है, तो ब्लड सप्लाई उस ऑर्गन का खत्म हो जाता है। ना। मेनोपॉज के 3-4 साल बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो वो कैंसर का सिम्टम हो सकता है। तो डेली लाइफ में भी अभी बहुत गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स फैल रहे हैं, तो इसके बारे में आप हमें बताएंगे कि कैसे अवॉइड करना चाहिए या फिर ये साइन है श्योर कि श्योर, हाँ हमें हो गया। boys and girls before marriage they should be given this vaccine to prevent cervical। जय हिंद सभी को। तो आज हम आए हैं पॉडकास्ट कंडक्ट करवाने एक बहुत ही फेमस गायनिकोलॉजिस्ट का, जो कि वन ऑफ द टॉप गायनी है अजमेर की, राजस्थान अजमेर की, जिनका नाम है डॉक्टर नलिनी बाग, जिन्होंने अपना गायनिक डिग्री परस्यू किया था फ्रॉम अजमेर इन 1974। फिर उसके बाद शी प्रैक्टिस्ड इन बेंगलुरु। देन होस्टन में उन्होंने एग्ज़ाम दिया था यूएसए में एंड शी गॉट द ग्रीन कार्ड। बट उनको एक अर्ज था देश को सर्व करने के लिए फॉर इंडिया, तो शी रिटर्न बैक टू इंडिया। शी इज़ सर्विंग फ्रॉम 51 ईयर्स इन अजमेर राजस्थान एंड उन्होंने बहुत ही सारे लोगों की हेल्प करी है, बहुत सारी वुमेन्स की सेवा करी है एंड उनका दर्द और सब कुछ दूर किया है। शी बिलीव्स इन सेवा, क्योंकि गायनेकोलॉजी इज़ अ काइंड ऑफ सेवा जो जिसमें हम दुख दर्द समझते हैं और उसको रिलीफ करवाते हैं वुमेन्स की। तो चलते हैं क्वेश्चन आवर सेशन की तरफ। तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है और है ना कब हमें वरी करना चाहिए कि ये नॉर्मलाइज नहीं है। देखिए, हर एक औरत, नॉर्मल फीमेल, उसकी एक एज आती है प्यूबर्टी की, जबकि उसके साइकिल, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होते हैं। शुरू में बिगनिंग में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो थोड़ी इरेगुलर होती है, तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए। कभी 2 महीने में आती है, कभी एक दिन के लिए आती है, कभी 4 दिन के लिए आती है। पर ये है कि उस वक्त आप ये सावधानी रखें कि जो बच्ची है उसका न्यूट्रिशन अच्छा हो, खान पीन अच्छा हो। लोग बात ध्यान नहीं देते हैं, जंक फूड खाते रहते हैं, दही नहीं लेते हैं, दूध नहीं लेते हैं, फ्रूट्स नहीं लेते हैं, सैलेड नहीं लेते हैं, तो ऐसे के अंदर उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में थोड़ी परेशानी होती है। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक पूरा अपना रूटीन सेट कर लेती है। किसी की साइकिल 28 डेज़ की होती है, किसी की 30 डेज़ की होती है, और किसी किसी की 26 की होती है, 32 डेज़ की होती है। इतना वेरिएशन है तो कोई फिक्र की बात नहीं। पर यह है कि आपको 3 महीने नहीं आई, 2 महीने नहीं आई, या कभी 45 डेज़ के अंदर आ रही है, कभी 20 डेज़ में आ रही है, इस तरह की इरेगुलरिटी इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो आपको थोड़ी सावधानी बरतने के लिए चेताता है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपकी जो ओवरीज है वो नॉर्मली काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। उसके लिए आजकल तो सुविधाएं बहुत ढेर सारी हैं। सबसे पहले तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करिएगा, उसके बाद सोनोग्राफी है, ब्लड टेस्ट है, काफ़ी चीज़ें। तो ये भी है ना बहुत कॉमनली देखा जा रहा है कि लोगों को पीएमएस और पीसीओडीज की प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल ऐसा है। पीएमएस होता है इसका फुल फॉर्म प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। मेंसेस के पहले कई औरतों को, कई लड़कियों को एक ब्लोटिंग ऑफ द एब्डोमेन होती है, पेट फूलने लगता है, सूजन आने लगती है, किसी को डायरिया हो जाता है, नींद नहीं आती है, एंग्री एपिसोड्स होने लगते हैं, लड़ाई करने का मन करता है, कोई बात नहीं है तो भी रोना आता है, बैठे बैठे रोते रहो फालतू के अंदर। इस तरह के मूड चेंजेस होते हैं। किसी किसी को
एकदम एब्डोमिनल क्रैम्स, बहुत खराब क्रैम्स आते हैं, कोई के पैरों में बांके आने लगते हैं, कमर में बहुत तकलीफ होती है। तो ये सब है ना महामारी के करीब 10-15 दिन पहले शुरू हो जाता है। इसके दो तरह की चीज़ें होती है, एक तो सोमैटिक और एक न्यूरोटिक। सोमैटिक चेंजेस जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि पीएमएस में होते हैं, उसके अंदर सोमैटिक के अंदर आते हैं बॉडी के, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी एब्डोमिनल क्रैम्प्स है, ये सब जो बॉडी की चीज़ें हैं, सूजन आ जाना है, उल्टियाँ होती है, किसी को कब्जी हो जाती है ज़बरदस्त, ये सोमैटिक। और साइकोलॉजिक सिम्टम्स जो होते हैं इसमें, वो वैसे आपको बताया अभी, मूड चेंजेस होते हैं, है ना, मूड स्विंग्स होते हैं, एंगर एपिसोड्स होते हैं, फाइटिंग एपिसोड्स होते हैं, क्राइंग एपिसोड्स होते हैं, डिप्रेशन होता है, फटीग होता है, एक बड़ी अजीब सी जनरल वीकनेस की स्थिति हो जाती है, कुछ करने को मन नहीं करता है। ये सब चीज़ें फिजियोलॉजिकल है। इनको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले तो आपका इसमें एक तो क्या, जो स्ट्रेस होता है लड़कियों में, औरतों में, स्ट्रेस प्लेज क्वाइट अ रोल इन इट। फिर आपका खान अच्छा नहीं है तो डाइटरी फैक्टर भी एक रोल करता है। और फाइनली हार्मोन्स जो होते हैं वो बड़ा प्ले करते हैं। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दो तरह के हार्मोन्स होते हैं। जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिन लोगों को होता है ना, उसमें देखा गया कि ईस्ट्रोजन की एक्टिविटी, ईस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है और प्री मेंस्ट्रुअल हार्मोन डिक्रीज होता है। और साथ में ही एक दूसरा हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये भी इंक्रीज होने लगता है। ये जब इंक्रीज होता है तो ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस हो जाती है, ब्रेस्ट में हैवीनेस हो जाती है, ब्रेस्ट में कई बार मिल्क की सिक्रीशन आने लगता है। ये सब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के साइंस एंड सिम्टम्स हैं। और अवॉइड करने के लिए आपका जैसे कि नॉर्मल चीज़, डाइट वगैरह सब कुछ इम्प्रूव करो, थोड़ा फटीग वगैरह नहीं हो, आप टाइम से सो, टाइम से उठो। और ये सब न्यू इन सब से नहीं होता है। आप ये सिम्टोमेटिक ही ले लो कि भैया हमारे को सूजन आ रही है तो सूजन कम करने की दवाई है, कॉन्स्टिपेशन हो गया तो कॉन्स्टिपेशन नहीं हो उसकी दवाई ले लो, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ रहे हैं तो पेट दर्द के लिए बेफ्टास्पास या कोई भी गोली ले लो। इनसे ठीक नहीं होता तो फिर हमको हार्मोनल थेरेपी देनी पड़ती है। साइक्लिक हार्मोन से उस औरत को आराम मिलता है, ठीक है। अब रही बात पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, आजकल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो है वो बहुत कॉमन है, दैट इज नोन एज पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें छोटे छोटे सिस्ट हो जाती है, कोई फॉलिकल पूरा मेच्योर नहीं होता है और हार्मोन्स पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। इतने डिस्टर्ब होते हैं कि साइकिल्स डिस्टर्ब होती है, कभी जल्दी आती है, कभी देर से आती है, कभी डिलेड हो जाती है, कभी आती ही नहीं है, कभी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, कभी ब्लीडिंग बिल्कुल कम होता है, ब्राउनिश डिस्चार्ज ही होके रह जाता है। ये सब चेंजेस होते हैं। और इसके अंदर आजकल जो लेटेस्ट स्टडी चल रही है वो चल रही है अफेक्ट ऑफ द रेज फ्रॉम योर दीज फोन्स, जो है उनकी जो रेज हैं उसकी अफेक्ट होती है, उसकी वजह से भी पीसीओडीज में और जो बच्चों में कंजेनिटल एनिमलीज पाई जा रही है, मोबाइल फोन्स का एक्सेसिव यूज़, दैट शुड बी, ठीक है उसको कम करें तो फिर बेटर होगा। और डाइटरी वो हार्मोनल इम्बैलेंस करें, हार्मोन को सेट करें। जैसा कि अभी आपने बताया कि दवाई ले लो क्रैम्स हो, तो ऐसा है ना, हमारे जो एल्डर्स होते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि नहीं इतनी जल्दी दवाई नहीं लेनी चाहिए, आगे जाके दिक्कत होती है। नहीं, कहीं की तो दिक्कत ऐसा होगी कुछ आगे जाके। दवाई दर्द की दवाई, उनके दर्द होता है पेट में तो दवाई नहीं लेती हैं क्या? क्या दिक्कत होती है उनको? फिर आप लोगों को क्या दिक्कत होगी? जो शरीर उनका वो शरीर आपका है। सिम्टोमेटिक देना है, आदत थोड़ी पटक रही डल रहे हैं। और जब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ठीक हो जाएगा तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कैसे डिफरेंशिएट करें, कोई टीनेजर है जैसे उसे समझ नहीं आ रहा उसका हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर है ना पीसीएम और अपने पीसीओडी यहाँ है। बहुत ज्यादा आजकल तो है ना इन्वेस्टिगेशंस होने लगे, ब्लड ईस्ट्रोजन करो, प्रोजेस्टेरोन करो, सीरम प्रोलैक्टिन करो, सब चीज़ों का हार्मोन्स का टेस्ट करो, एलएच का टेस्ट करो, उससे मालूम पड़ जाता है। फिर सोनोग्राफी, सबसे बढ़िया सोनोग्राफी उससे कर लो तो आपको ये इसका पीसीओडी का मालूम पड़ जाएगा। और पीसीओडी के साथ जो दूसरे एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं जैसे कि ओबेसिटी, मरीज मोटा होने लगता है, कई बार उसके साथ एसोसिएटेड डायबिटीज़ होती है, कई बार थायराइड इम्बैलेंस भी होता है। और ये सब हार्मोन्स एंडोक्राइनल हार्मोन्स हैं, इन सब से फिर सब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, मेन हार्मोन जो ओवरी है ना वो ही ठीक से नहीं सेक्रेट करती है और ये सब सिम्टम्स होने लगते हैं बीमारियों के। जैसे कि है ना, अगर जो मदर्स होती हैं अर्ली मदर्स, तो उनको अगर ऐसा लगे कि है ना हमारे बच्चों में पीसीओडीज की प्रॉब्लम ना हो, तो उनको पहले से कुछ ऐसी हो हाँ, चीज़ें जंक जो फूड अवॉइड, अवॉइड जंक फूड अवॉइड करें। एक्सरसाइज इज अ मस्ट,
फ्रेश एयर एंड एक्सरसाइज, जंक फूड अवॉइड करें, खाना अच्छा दें उनको, घर का खाना दें, निर्मल हो और पौष्टिक हो, सारे विटामिन वगैरह। विटामिन मिनरल्स सब, जिसमें कि सलाद जरूर दीजिएगा। आप सब्जी बना के सब्जी दे देंगी, रोटी दे देंगी, दाल रोटी दे, तो उसमें क्या मिनरल्स विटामिन मर जाते हैं जब अपन पकाते हैं। तो इसलिए सैलेड या फ्रूट्स ये भी देना बहुत जरूरी है। बुजुर्ग लोग और हमारे बुक्स भी कहती है कि 5 कलर के खाने में 5 कलर की फ्रूट्स एंड सब्जीज होनी चाहिए। टमाटर लाल हो गया, केला सफ़ेद हो गया, नारंगी ऑरेंज हो गई, है ना, गुआवा ग्रीन हो गया। इस तरह से 5 चीज़ें। आपने प्याज भी सलाद में ले लिया तो वाइट हो गया, चुकंदर ले लिया तो रेड हो गया। इस तरह 5 कलर की चीज़ें डेली डाइट में होनी चाहिए फॉर अ हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट। और अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो आपका काम ठीक रहेगा, आपकी स्ट्रेस नहीं रहेगा, आपका मेंटली भी ठीक रहेंगे आप, है ना, और उन सब से आपके हार्मोन भी ठीक रहेंगे। तो हार्मोन का जो मेन बैंड मास्टर पिट्यूटरी है वो आपके दिमाग में रहता है, यहाँ पे हाइपोकॉन्ड्रियम में। तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि कैसे हम जाने कि पीसीओडीज कैसे हो रहा है और कब हो रहा है, बिल्कुल, आपने कैसे बहुत हमें। बहुत अच्छा सवाल पूछा है और इससे ये जानना ज़रूरी है। देखिए, कोई भी पीसीओडी जो है वो बच्चों में भी होता है, मैरिड लेडीज़ में भी होता है, जिनके बच्चे हो गए उनके पास भी होता है। और मैंने तो देखा 45 ईयर्स की एज में भी पीसीओडी करके औरत आ रही है मतलब ना। मेनोपॉज के बाद। हाँ, प्री मेनोपॉजल एज, प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज के बाद में तो नहीं होएगा। तब तो आपको मैं बताऊंगी बाद में, थोड़ा रुक के, कि मेनोपॉज से क्या होता है यूट्रस और ओवरीज में। अभी अपन पीसीओडी की बात कर रहे हैं तो लेट्स कंटिन्यू विद पीसीओडी ओनली। पीसीओ जब भी कोई बच्चा है, लड़की है या औरत है, वो मोटी हो रही है, खाना उतना ही खाती है जितना खा रही है, काम भी उतना ही कर रही है, पर उसके मोटापा बढ़ रहा है, और या उसके बियर्ड में बाल आने लग गए, या ऊपर अपर लिप में ज़्यादा बाल आ रहे हैं, है ना, और उसके बाद ये वाली ओबेसिटी बढ़ रही है, ब्रेस्ट एकदम से हैवी हो रहे हैं। और अगर मैरिड है, शादीशुदा है, उसके बच्चा नहीं लग रहा है, शी इज़ नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, क्योंकि इसमें इनफर्टिलिटी भी हो जाती है पीसीओडी के अंदर। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको दिखाना चाहिए। मेन चीज़ है, हेयर फॉल होने लगता है, अपर लिप्स में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑल ओवर द बॉडी, एक्सेसिव मेल लाइक हेयर ग्रोथ होने लगती है, क्योंकि हार्मोन्स डिस्टर्ब है, ईस्ट्रोजन वगैरह सब, प्रोजेस्टेरोन वगैरह जो कि फीमेल ऑर्गन्स हैं, वो सब इस हम अपने हार्मोन्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं हार्मोन्स फॉर को सेम। बैलेंस करने के लिए देखिए, ये आपको डाइट और स्ट्रेस अफेक्ट अवॉइड करना है, वो बता दिया। उससे नहीं हो रहा, फिर भी कई बार नहीं होता है, तो फिर क्योंकि पिट्यूटरी है कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबल, दूसरे हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल, तो आपको साइक्लिक हार्मोन थेरेपी देनी ही पड़ती है, दैट इज़ अ मस्ट। पीसीओडीज के अंदर भी हम लोग आजकल साइक्लिक हार्मोनल थेरेपी दे रहे हैं, ऐसी थेरेपी देते हैं जिससे कि उसकी वेट गेन भी नहीं होता है। कईयों को डर रहता है कि हम हार्मोन थेरेपी लेंगे तो मोटे हो जाएंगे, पर आजकल जो हम दूसरे सॉल्ट्स दे रहे हैं, इस तरह के एस्ट्रोजन के सॉल्ट्स बने हुए, जिससे कि मोटापा बल्कि कम रहता है या उतना ही रहता, बढ़ता नहीं है। मोटा होता पीसीओडी वाला क्योंकि वो खूब तो शक्कर खाता है, खूब तेल की चीज़ें खाता है, खूब जंक फूड, मैदा, चीज़, बटर ये खाता है, इसलिए मोटा। और एक्सरसाइज कुछ है नहीं, बैठ के आप टेलीविज़न देखिए या बैठ के मोबाइल देखिए, और पढ़ाई भी आपकी लैपटॉप के ऊपर होती है, नो एक्सरसाइज। तो मैं एक चीज़ और जानना चाहती हूँ आपसे कि जो साइक्लिक पीरियड थेरेपी होती है वो होती क्या है मेरी। साइक्लिक पीरियड थेरेपी तो ये होती है कि आपको साइक्लिकली आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है, वो ब्लीडिंग आपका होता हैगा, फिर मैंने जैसे शुरू में बताया 28 दिन में हो या 30 दिन में हो, जरूरी नहीं कि जिस डेट पे आया उसी डेट पे वापस ही आए, नहीं, कभी भी आ सकता है। किसी की ब्लीडिंग सिर्फ 3 दिन होती है, वो भी नॉर्मल है, किसी की 5 दिन होती है, वो भी नॉर्मल है, किसी की 2 दिन होती है ब्लीडिंग और तीसरे दिन हल्का सा होकर खत्म हो जाता है, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल, नॉट अलार्मिंग। अगर ज़्यादा हो रही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, क्लॉट्स आ रहे हैं, तो फिर आप सोचिए कि कुछ एबनॉर्मलिटी है। और या फिर ब्लीडिंग हो ही नहीं रहा, जब आपको मेंसेस आने पर चाहिए तब सिर्फ एक ब्राउनिश डिस्चार्ज होकर रह जाता है, तो आप चिंता करिए। अगर फ्रेश ब्लड है रेड कलर का, नथिंग टू वरी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मेनोपॉज क्या होता है और कैसे शुरू होता है। मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज एक उम्र का नाम है, जबकि
औरत की मेंस्ट्रुअस जो है, मेंसेस ब्लीडिंग, वो बंद हो जाती है। इसे बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है। ये जैसे अभी मैंने आपको बताया 40 साल की उम्र के बाद कभी भी हो सकता है, 40 से 50 के बीच में। और मेनोपॉज जब होता है तो कईयों के तो एकदम सडनली एक बार रुकता है और रुक ही जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी मेनोपॉज। कईयों के थोड़ा सा कम होने लगती है ब्लीडिंग 40 साल के बाद। जैसे कि जिसकी 3 दिन ब्लीडिंग होती थी ना, उसकी 1 दिन ही ब्लीडिंग होती है, फिर बंद हो जाता है। इस तरह से होता है मेनोपॉज में। किसी किसी के आपको 15 दिन बाद वापस से थोड़ी ब्लीडिंग हो जाती है, या 2 महीने होती नहीं है और फिर थोड़ी सी हो जाती है। ऐसे ही रेगुलरिटी भी होने लगती है इसमें, प्री मेनोपॉजल में। तब आप समझ जाओ कि अब आपके मेनोपॉज होने वाले हैं। और फिर बंद हो जाता है, जब बिल्कुल ब्लीडिंग बंद हो जाती है फॉर मोर देन 3 years, तो आप 2 years ज़्यादा क्या 1 साल ही बंद रहेगी ब्लीडिंग, तो आप सोच लीजिए मेनोपॉज है। अगर किसी किसी में 1 साल तक मेनोपॉज था, या 2 साल मेनोपॉज था, 4 साल मेनोपॉज था, उसके बाद ब्लीडिंग हुई, तो वो बहुत अलार्मिंग है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, आपके कैंसर नहीं हो रहा हो यूट्रस में। एकदम डॉक्टर को विजिट करें। तो मेनोपॉज में हमारी ओवरी से एग रिलीज होना ही बंद हो जाते हैं? नहीं, ओवरीज आपके ना काम करना बंद कर देती हैं। और जो ओवरी को स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब जो है वो हार्मोन्स कम बनने लगते हैं बॉडी में। ठीक है। वो कम करने लगते हैं तो ओवरीज सिकुड़ने लगती, छोटी हो जाती है। मीनोपॉजल ओवरीज वो छोटी हो जाती है, हार्मोन छोटे हो जाते हैं, यूट्रस जो होता है ना वो भी छोटा हो जाता है। इसमें ये भी देखा गया हमने कि जिनके फाइब्रॉइड होता है यूट्रस में और ज़्यादा तकलीफ नहीं दे रहा है, तो मीनोपॉज जब होता है ना, तो यूट्रस के साथ 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 वो फाइब्रॉइड डिसअपियर हो जाता है। फाइब्रॉइड होती है गांठ, जो कि यूट्रस में होती है, और वो काफ़ी कॉमन होती है। और वो लोग बहुत डरते हैं, पर इतना भयंकर नहीं है। जब छोटे छोटे हैं तो वो मीनोपॉज के साथ में छोटे हो जाते हैं और ख़त्म ही हो जाते हैं। यूट्रस ओवरी दोनों सिकुड़ जाती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी डेली लाइफ में देखा जाता है कि जो गर्ल्स होती हैं, वुमेन्स होती हैं, उनको है ना ड्रिंक, अल्कोहल बहुत लेती हैं और है ना सिगरेट स्मोक करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो इसका इफेक्ट हमारी ओवरीज पे या फिर एग्स आपके पे क्या पड़ता है? हाँ, इसका स्मोक के अंदर निकोटीन होता है, दैट इज वेरी हार्मफुल। वो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है, तो ब्लड सप्लाई उस ऑर्गन का खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। कोई भी चीज़ की खुराक कम हो गई, क्योंकि ऑर्गन्स को खुराक तो ब्लड ही ले जाके दे रहा ना, कम हो गया तो उससे वो ऑर्गन ठीक से काम नहीं करेगा। वन ऑफ द थिंग, तो उनको ये ओवरीज भी ठीक से काम नहीं करेंगे, यूट्रस भी ब्लीडिंग ठीक से नहीं होगा, फिर उनके एग्स नहीं बनेंगे, तो उनके फर्टिलिटी भी इफेक्ट होगी, बाल बच्चे नहीं होंगे। और अगर प्रेग्नेंट हो गया तो प्रेगनेंसी के अंदर एबनॉर्मल चिल्ड्रन पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो प्रेग्नेंट होती हैं औरतें, उनको ना तो ड्रिंक करना चाहिए 9 महीने, ना स्मोक करना चाहिए। और जब दूध पिलाएंगी तब भी ये चीज़ नहीं पिलानी करनी चाहिए, क्योंकि मिल्क के अंदर भी ये निकोटीन विकोटीन जो है तो ये आता है, और बच्चों के ऊपर भी इफेक्ट होता है, उनके विड्रॉल सिम्टम होने लगते हैं। विड्रॉल सिम्टम? मतलब आप माँ का दूध पी रहे हो तब तक तो उसको निकोटीन मिल रहा है बढ़िया, है ना, अल्कोहल मिल रहा है बढ़िया, मजा आ रहा है, नशा। और जब माँ का दूध छोड़ता है तो फिर वो विड्रॉल हो गया ना, बंद हो गया, तो उससे फिर उसकी इरिटेबिलिटी सब चीजें शुरू हो जाती है बच्चे। मतलब वो एक तरीके से इनडायरेक्टली उनके अंदर जा रहा है। नेचुरल है उससे होने। पानी। तो सिगरेट एंड अल्कोहल दोनों ही हार्मफुल हैं पूरी बॉडी के लिए। लिवर के लिए हार्मफुल है। लिवर जो है ना, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर के थ्रू एक्सक्रीट होता है अल्कोहल, तो जो ब्लैडर कैंसर वैंसर होते हैं, इरिटेशन कॉज करता है, वो सब चीज़ें होती है। फिर आपका दिमाग स्लो हो जाता है, चीज़ें भूलने लगते हैं आप। जब भूलने लगते हैं तो आपके वर्क में भी परेशानी होती है, फिर आपको स्ट्रेस होता है। ये सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक होके गड़बड़ी है। तो एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जैसे आपने बताया कि है ना मेनोपॉज के 3-4 साल बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो वो कैंसर का सिम्टम हो सकता है। तो डेली लाइफ में भी अभी बहुत गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स फैल रहे हैं, तो इसके बारे में आप हमें बताएंगे कि कैसे अवॉइड करना चाहिए या फिर ये साइन है श्योर कि श्योर। हाँ हमें हो गया है? एक तो ब्रेस्ट कैंसर है जो कि कॉमन हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को। ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या है कि आपके ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ लग रहा है इधर,
तो एडवाइस करते हैं हम डॉक्टर्स भी, मेडिकली भी एडवाइस करते हैं हमारे मरीजों को भी, और वैसे भी सब आम जनता, लड़कियों को ही जान लेना चाहिए फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी टिल, जब तक वो मिनोपॉज विनोपॉज नहीं हो तब तक हर औरत को अपने दोनों ब्रेस्ट फ्लैट ऑफ द पाम से पेल्पेट करने चाहिए। लोग बाग ऐसे ऐसे करके पेल्पेट करते हैं तो ग्लैंड्स होती है ब्रेस्ट में, वो फील होती है और वो सोचते हैं गांठ हो गई। नहीं, दैट इज नॉट द करेक्ट वे। उसको जैसे भी ये है ब्रेस्ट का, तो आप अपना हाथ इसको पकड़िए आप, तो आप ऐसे हाथ लगा के और ब्रेस्ट को पेल्पेट करते हैं, और ये हर 2 महीने में एक बार औरतों को देख लेना चाहिए कि गांठ तो नहीं है। अगर उन्हें लगे कि गांठ है या पेन जा नहीं रहा तो दे मस्ट विजिट देयर गायनेकोलॉजिस्ट, मेमोग्राफी करवाइए, जो भी करवाना वो सब करवाइए। और दूसरी बात, दूसरा कैंसर जो है वो सर्विक्स का कैंसर हो रहा है। सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है और उसके लिए एक वैक्सीन आता है, सर्वरेक्स है, कई वैक्सीन है। तो उस वैक्सीन को आप लोगों को शादी के पहले बच्चियों को लगा लेना चाहिए, आफ्टर द एज ऑफ 12 ईयर्स के बाद, ठीक है। 3 डोज होते हैं, 0, फिर 1 मंथ, 6 मंथ, ये लगता है। और इसमें आजकल तो क्या है कि फ्री सेक्स होने लग गया, प्री मैरिटल। स्कूल में जाती लड़कियां 10वीं 11वीं 12वीं जाते हैं लड़कों के साथ, और जो लड़के हैं ना उनको भी यही वैक्सीन एडवाइस करने लग गए, क्योंकि लड़कों में प्रोस्टेटिक कैंसर और दूसरी जो कैंसर और बीमारियां हैं वो होने लग गई, क्योंकि वो लोग भी 13-14 साल के साथ ही वो अपने इधर उधर घूमने लग जाते हैं। तो आजकल लड़कों को, मेल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, बिफोर मैरिज they should be given this vaccine to prevent cervical cancer and in mates the different cancers in male. तो एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगी कि आप हमारी ऑडियंस के लिए ये बताइए कि वुमेन्स वेलनेस के लिए क्या चीज़ें हैं जो सबको जाननी चाहिए और अपनी लाइफ में अप्लाई करनी। सबसे पहले तो वुमेन्स वेलफेयर के लिए हाइजीन, हाइजीन बहुत बड़ी चीज़ है ना। दे शुड बी क्लीन, प्राइवेट पार्ट्स को भी क्लीन रखना चाहिए। फिर उनको, खैर आजकल तो सिम्टम हो गया है, ये जो पार्टनर्स चूज करती है उसमें देखिएगा उससे HIV और दूसरी बीमारी हो सकती है, तो जितना अवॉइड कर सके उतना अच्छा है। और अगर जाना ही है तो द यूज ऑफ कंडोम शुड बी देयर। और उसके बाद डाइट, डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। औरतें सबको बना बना के खिला देंगी, खुद नहीं खाती हैंगी, पर उनको अपना डाइट सबसे पहले वो भी खाना चाहिए, अच्छी तरह खाना चाहिए। जो जो अपने बच्चों को और हस्बैंड को और मदर इन लॉ को खिला रही है वो खाना खुद भी खाएं। थोड़ा सा उसमें सैलेड भी रखें, अच्छा पौष्टिक आहार लें, और टाइमली थोड़ा रेस्ट भी ले। ये नहीं कि स्ट्रेस में सुबह से शाम तक घूमते रहें दूसरों के लिए। एक चीज़ और मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि जैसे कि है ना, बोलते हैं कि पीरियड्स में हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, नहीं, तो ये ऐसा बिल्कुल कुछ मिथ्या करनी चाहिए। मिथ है? हाँ बिल्कुल। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो जाते हैं ना गोल्ड मेडल जीतने, तो वो क्या रुक जाएंगे पीरियड आएगा तो? नहीं, मैं जैवलिन नहीं फेंकूंगी, मैं तीर नहीं चलाऊंगी, मैं भागूंगी नहीं, या मैं स्विमिंग नहीं करूंगी, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता। करना चाहिए, अगर हेल्दी हो आप तो आप करो, और नहीं तो हेल्दी नहीं हो, खा नहीं रहो, पी नहीं रहो, ऐसे मरो तो ब्लीडिंग शुरू हुआ जिसमें लोग बाग पलंग पकड़ लेते हैं, तो वो क्या कूदेंगे और क्या भागेंगे। एक चीज़ और, जैसे कि आप हमारी ऑडियंस के लिए बताइए कि जो लोग गायनेकोलॉजी में कुछ आगे करना चाहते हैं उनके लिए कुछ एडवाइस आपकी तरफ से। गायनेकोलॉजी में आगे मतलब वो भी डॉक्टर्स बनना चाहते हो, इसी फील्ड में आना चाहते हो? हाँ, तो बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी फील्ड गायनेकोलॉजी की फील्ड है, गायनेक एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। इसके अंदर आप इतनी औरतों के दुख दर्द दूर कर सकते हैं, इतने लोगों को आराम दे सकते हैं। देखिए, आपको कुछ आए या नहीं आए, अगर आप उनकी बात सुन लेंगे ध्यान से और थोड़ा प्रेम से बोल लेंगे तो वो ही उनको बहुत बहुत ठीक कर देगा। और गायनेक्स एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की ब्रांच बहुत ही अच्छी, इसमें आप सबकी सेवा कर सकते हैं, बट कि आप बिजनेस माइंडेड नहीं हो। अगर बिजनेस माइंडेड हो गए तो कोई भी ब्रांच हो गई, भ्रष्टाचारी तो किसी भी ब्रांच में गड़बड़ करती है। नहीं तो नेचर को जो हेल्प कर रहा है वो ऑब्स्टेट्रिक्स है, नेचर के साथ जो चल रहे हैं वो ऑब्स्टेट्रिक्स है। ऑब्स्टेट्रिक्स होता है बच्चा पेट में जब पड़ता है और बच्चा कैसे बनता है और बच्चा कैसे पैदा होता है। अच्छा। तो नेचर का है ना सब कुछ, एंड वी आर गोइंग विद दैट नेचर, टेकिंग केयर ऑफ दैट।
और उसमें हमको ये सिखाया गया था, आपको सिर्फ विजिलेंट रहना, आपको वॉचफुल रहना कि भैया सर बच्चे का यहाँ आ गया, फीटल हार्ट इसकी ठीक है, उसमें कुछ गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, कुदरत खुद उसको बच्चे को डिलीवर करेगी, आपको तो उसे हाथ में लेना है, साफ करना है। अब मैं थोड़ा सा ना बस पर्सनल क्वेश्चंस बस थोड़े से हैं हाँ कि प्लीज। आप अपने फैमिली बैकग्राउंड और अपनी फैमिली के बारे में। ठीक है, देखिए मैं डॉक्टर नलिनी बाग हूँ, जैसा आप जानते होंगे, हाँ जी। और मैंने गायनिक्स एंड ऑब्स्टेटिक्स में एमएस करा है। एमबीबीएस भी मैंने अजमेर जीएलएन हॉस्पिटल से करा और पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहीं से करा। मेरी मदर डॉक्टर, बहुत फेमस लेडी डॉक्टर थी अजमेर के अंदर, एंड शी वाज द लेडी हु स्ट्रेस कि हमें गायनिक्स एंड ऑब्स्टेटिक्स लेना चाहिए और औरतों की सेवा करनी चाहिए अपनी तरह, उनको सबको ध्यान से रखें और प्यार से बोलो, कभी गुस्सा मत करो उन पे, क्योंकि जो तकलीफ में होते, दर्द में होते, वही आपके पास आएंगे ना। नॉर्मली कई ऑब्स्टेटिशियंस होते हैं ना, बहुत गुस्सा करती है औरतों पे, क्या है जोड़ नहीं लगा रही है, बच्चा नहीं पैदा करी, उनके हाथ में नहीं होता, यू शुड अंडरस्टैंड, बी काइंड टू देम, बी स्वीट टू देम। और दूसरी बात, मेरे डैडी भी डॉक्टर, वो रेडियोलॉजिस्ट थे, ही वाज आल्सो अ वेरी ग्रेट मैन, ही हैड डन एमबीबीएस फ्रॉम मद्रास। तो उस जमाने में बात कर रही हूँ मैं, जबकि एमबीबीएस वाले अपेंडिसेक्टमी भी वो घर पे कर देते थे, लोकल लगा के, कैटरेक्ट ऑपरेशन भी कर देते थे, टॉन्सिलेक्टमी भी कर देते थे। अब अपन को सब फर्क फर्क स्पेशलिटीज हो गई, तब का एमबीबीएस बहुत बड़ा डॉक्टर होता था, वो सब कुछ कर लेता था। तो मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स थे और हम 5 बहनें हुई, उनकी 5 लड़की हुई, पर पांचों की पांचों हम डॉक्टर्स हैंगे, वी आर ऑल डॉक्टर्स। माय मदर वाज अ लीड डॉक्टर। फिर मैंने एमएस कराई है, मेरी छोटी 2 बहनें हैं, वो भी यही गायनिक्स प्रैक्टिस कर रही होंगी, एमएस करा हुआ उन्होंने भी गायनी एंड ऑब्स्टेटिक्स में। और बड़ी बड़ी बहन मेरी अमेरिका में है, शी इज स्टिल प्रैक्टिसिंग, शी इज 80 years old but she drives a car, goes to the hospital and takes care of। सबसे ज़्यादा अच्छी, सबसे काइंड, सबसे इंटेलिजेंट हुई है। 10th क्लास के अंदर उन्होंने, मैट्रिक थी उस ज़माने में, फर्स्ट आई थी राजस्थान में, और लेडी हार्डिंग से उन्होंने एमबीबीएस करा, उनको गोल्ड मेडल मिला। मेरी छोटी बहन को भी गोल्ड मेडल मिला, उसका जेएलएन हॉस्पिटल के बोर्ड पे नाम लिखा हुआ। तो वी वर ऑल वेरी गुड एंड स्टूडियस डॉक्टर फैमिली। हाँ सर, और क्योंकि हमें शुरू से डॉक्टर बनना था, तो हम 5 बहनें हैं, दोनों मम्मी डैडी डॉक्टर हैं। और वैसे हमारी पिटरनल साइड, डैडी की साइड की फैमिली में देर आर अबाउट 50 डॉक्टर्स इंक्लूडिंग अल्स, इंक्लूडिंग द 7 of us। हाँ, चाचा ताऊ, उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, काफ़ी डॉक्टर, उनकी वाइफ्स, ऐसे करके कि डॉक्टर की शादी डॉक्टर से ही करी। ठीक है। और एंड आई एम हैप्पी दैट मैं गायनिक्स में करा मैंने एमएस। बहुत टीडियस तो था शुरू में, अब तो हो गई रिटायरमेंट, लेकिन अच्छा लगता है, काफ़ी काम कर लिया और काफ़ी लोगों की मदद करी, काफ़ी लोगों की दुआएं ली। गुड। तो अभी आप अपने घर पे ही देखते जी हाँ, हो? कंसल्टेशन, आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट नाउ, आई हैव स्टॉप्ड डूइंग सर्जरीज एंड कंडक्टिंग डिलीवरीज। तो मैं लास्ट आपसे पूछना चाहूँगी कि जी। आपको हमारे टीएसटी क्लिप्स के साथ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, enjoyed the talk with you। आई एम हैप्पी कि आप इतने इंटेलिजेंट, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते और इंटरेस्ट रखते हैं इस सब्जेक्ट में। थैंक यू, नाइस, वंडरफुल टॉकिंग टू यू, एंड थैंक यू फॉर द लवली जूस यू, थैंक यू, नाइस मीटिंग, ऑल द बेस्ट फॉर यू इन फ्यूचर। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेज मिली हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।